हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ HAP2। तो आज से हम सिस्टमेटिकली है ना जो भी चीज़ें हैं अपने सिलेबस के हिसाब से उसको आराम से लेके जा रहे हैं। फार्म डी और वी फार्म दोनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम। जो हमने लास्ट टाइम पे थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था लास्ट क्लास में, उसको हम कंटिन्यू करते हुए आज का क्लास चालू करते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे थे, राइट, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस नर्वस सिस्टम? दिस नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट, राइट, इट कोऑर्डिनेट द सेंसरी इनपुट्स। जो सेंस ऑर्गन्स है या फिर जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, वो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा रहे हैं, उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, उसको इंटीग्रेट करता है, उसको प्रोसेस करता है, और उसके हिसाब से जो हमारे चीजें के लिए एक डिसीजन मेकिंग करता है और हमको क्या रिस्पॉन्स देना है, उसके रिस्पॉन्स में एक मोटर आउटपुट भी रिलीज करता है। ये किसका काम है? ये CNS का काम है। जैसे किस टर्म पे ये मोटर आउटपुट देगा? जैसे कहीं पे होम्योस्टेसिस मेंटेन करना हो। होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट है या फिर जो सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट है, बॉडी सिस्टम का इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ बैलेंसिंग करके रखना कि कहाँ पे क्या जरूरत है, कितना टेम्परेचर होना है, कितना pH होना है, कितने लेवल के इलेक्ट्रोलाइट्स होने हैं। ये जो एक फाइन बैलेंसिंग का काम रहता है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में, उसको हम बोलते हैं बेसिकली होम्योस्टेसिस। फिर ऐसे रिफ्लेक्सेस देना है ना, बेसिकली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाले केसेस में हो गया है ना, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, वहां पे हमको क्या रिफ्लेक्स करना चाहिए, क्या मोटर आउटपुट होना चाहिए। और फिर कुछ हम जो वॉलेंटरी एक्शन करते हैं, राइट, कहाँ पे क्या काम करना है, कैसा करना है, वो सारी चीजें वॉलेंटरी एक्टिविटीज, एंड और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, राइट, जो आदमी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, उसके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, उसकी एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं। तो ये जो सारी चीजें जो मोटर आउटपुट मिल रहे होते हैं, ये हमारे ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंटीग्रेट हो रही है, जो कोऑर्डिनेट हो रही है, उसके हिसाब से ही निकलते हैं। तो ये जो बेसिक काम है, ये काम है अपने नर्वस सिस्टम का, राइट। अगर हम नर्वस सिस्टम को एकेडमिक तरीके से ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें, तो हम इसको स्ट्रक्चरल डिवीजन कर सकते हैं। पहले ए टाइप में अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चरल डिवीजन, जिसमें बेसिकली जो पहला आता है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेजर ऑर्गन्स है ना। ये जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इनका मेजर काम है इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना, उसको इंटरप्रेट करना, और फिर चीजों को कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ाना। ऐसे ही जो अपने मेमोरी रिलेटेड चीजें रहती है, धीरे धीरे जो हम लर्निंग करते हैं, है ना, रीजनिंग करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी जो चीजें रहती है, ये अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कमांड्स में, उसके अंडर में रहती है। ऐसे ही जो हमारा दूसरा डिवीजन रहता है वो रहता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम PNS बोलते हैं, है ना, जिसमें बेसिकली हमारे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आते हैं और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आते हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग्लिया, है ना, नर्व सिंडिंग्स का जो चीजें रहती है, वो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाकर डिस्कस करते हैं, जो आपने HAP1 में भी पहले डिस्कस कर ली है। ऐसे इसका जो फंक्शन रहता है ना, CNS को जो है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर पेरिफेरल बॉडी सिस्टम से कनेक्ट करना, है ना, ऐसे ऑर्गन से कनेक्ट करना, और फिर जो अपने सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक पहुंचाना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है उस मोटर सिग्नल्स को जो हमारे ऑर्गन लेवल है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, वहां तक पहुंचाना, ताकि हमारा बॉडी जो है आराम से काम कर सके। तो ये जो पेरिफेरली हमारे बॉडी में काम करता है, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जो अपना हेडक्वार्टर है, कमांड है, सेंट्रल कमांड है, उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रक्चरल टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। अगर हमको नर्वस सिस्टम को फिर से क्लासिफाई करना है, तो हम उसको फंक्शनल डिवीजन के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, है ना। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे हम अगर जो वॉलेंटरी मूवमेंट है, अगर वो चीजें हम जो कंट्रोल करते हैं, तो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आता है। जैसे हम स्केलेटन मसल को, है ना, मैं अपने हाथ को चला पा रहा हूँ, मैं अपने फिंगर को मूवमेंट कर रहा हूँ, ये सब जो एक्टिविटी है, वॉलेंटरी एक्टिविटी है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आती है ना। मतलब जो हमारे कंट्रोल में है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो मेरे विल के कंट्रोल में है, तो उसको हम सोमैटिक नर्व सिस्टम बोलते हैं। ऐसे ही मीडिएट कॉन्शियस, है ना, जैसे हम टच करना, पेन करना, टेम्परेचर करना, ये सारी चीजें ये हमारे कंट्रोल में रहती है, राइट। ऐसे ही जो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, और जो अपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, उसका भी कॉन्सेप्ट जो है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे आता है। ऐसे ही हमारा जो इसका जो दूसरा प्लेयर है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जनरली जो इनवॉलेंटरी फंक्शन है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे अपने हर्ट हो गए, स्मूथ मसल हो गए, है ना, और फिर जो अपने ग्लैंड्स हो गए, जहाँ पे से
चीज़ों को सिक्रीट होना है। ऐसे ही जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करना होता है, बीपी को रेगुलेट करना, हमारे बॉडी को डाइजेशन, रेस्पिरेशन, यूरिनेशन, एक्सक्रेशन, जो भी इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस रहते हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अपने कंट्रोल में रखता है, वो हमको सोमैटिक कंट्रोल में नहीं देता है, राइट। और फिर अगर हम ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को जाके अगर सब क्लासिफाई करेंगे तो वहां पे हमको दो टाइप के इंपॉर्टेंट सिस्टम देखने को मिलते हैं, जो उसमें बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, जो फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स देता है, जो हार्ट रेट है ना, ब्लड प्रेशर, इन सबको बढ़ाता है। ऐसे ही बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है, जिसको हम एसएनएस भी बोलते हैं। ऐसे जो हमारा दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है वो जस्ट सिंपैथेटिक के अपोज में काम करता है, ताकि दोनों का एक बैलेंस बना रहे। जैसे हमारी बॉडी को रेस्ट देना, डाइजेशन देना है ना, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देना, डाइजेशन को बढ़ाना, और जैसे इसमें भी एसिटाइलकोलिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इन दोनों का एक फाइन बैलेंस हमारे बॉडी में चलता रहता है। फॉर एग्जांपल, कहीं पे अगर हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ के नॉर्मलाइज हो जाता है। अगर इन केस पे कहीं पे बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ जाता है तो वहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसको कंट्रोल पे रखता है। तो ये जो बैलेंसिंग का काम है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अपने लेवल पे खुद करता है, जहां पे इसको कोई भी वॉलेंटरी इनपुट्स नहीं चाहिए, राइट। ऐसे ही हमारा जो इसमें तीसरा है, बहुत लेस डिस्कस्ड है ना, लेस कॉमन जो है वो है अपना इंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये एक अलग ही इकोसिस्टम है, राइट। ये जो अपना जीआईटी रहता है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रहता है, जो अपने बेसिकली जो एक अपना इंटेस्टाइनल जो इंटेरिक सिस्टम है उसका एक अपना ही ब्रेन जैसा सिस्टम रहता है। ये तो फिर इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक इनोवेटिव्स है ना। तो ये क्या करते हैं, ये जनरली हम जो इंटरिक नर्वस सिस्टम है इसको हम ब्रेन ऑफ गट भी बोलते हैं, मतलब गट बोले तो अपने इंटेस्टाइन, इसको जो अपने इंटेस्टाइन में कितना मूवमेंट होना है, कितना है ना वाटर बैलेंस होना है, कितना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना है, क्या होना है, ये लोकल लेवल पे जो है अपने जीआईटी लेवल पे ही इंटरिक जो नर्वस सिस्टम है वो मैनेज करता है, क्या होना है, कितना होना है ना। जो अपने जीआईटी में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको मॉनिटर करना, जो पीएच रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं उनको करना, राइट। तो क्या होता है कि जीआईटी में हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स रहते हैं और मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं, तो ये हेल्प करते हैं जीआईटी को कि कितना खाना अंदर से प्रोपेल करना है, कौन सा मूवमेंट लेके आना है, कितना मिक्स करना है ना, कितना न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करना है, कब खाने को पुश करना है। ये जो सारी छोटे मोटे जो रीजनल डिसीजंस रहते हैं ये जो है अपना इंटरिक नर्वस सिस्टम से लेता है। और कितने गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने हैं ना, कितने मात्रा में करने हैं, कितने पीएच के करने हैं, कौन से हार्मोन्स रिलीज करने हैं, ये जो एक बेसिक रीजनल जो लोकल वर्क्स रहते हैं वो अपना इंटरिक नर्वस सिस्टम खुद से डिसाइड करता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हमको जानने की जरूरत भी है, जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन है ना, जो अपना क्या रहता है सेरोटोनिन, जिसको हम मूड हार्मोन भी बोलते हैं, या ह्यूमन का जो है वो मूड को इम्प्रूव करने में या मूड को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये जो सेरोटोनिन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमारे ब्रेन कैटेकोलामाइन है। ये जो अपना सेरोटोनिन है, ये जो सेरोटोनिन है ये 90% सेरोटोनिन जो है वो अपने गट से रिलीज होता है। मतलब किसी ने सही कहा है कि जैसा खाओगे वैसा ही सोचोगे, मतलब कि जो और वैसा ही आपका मानसिक स्थिति भी रहेगा। अच्छा खाओगे, अच्छे तरीके से हेल्थी तरीके से सेरोटोनिन रिलीज होगा और मूड अच्छा रहेगा। अच्छा नहीं खाएंगे तो मूड अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सेरोटोनिन का लेवल जो है वो अल्टर हो जाता है। ये भी इंटरिक नर्वस सिस्टम जो है ये इसको कंट्रोल करता है। होप ये जो कुछ इसके इंफॉर्मेशन है आपके समझ में आ गई होंगी, राइट। तो हम देखेंगे एक और इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में 5 मार्क्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी कभी 2 मार्क्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूरल सिस्टम में है ना, जो हम नर्वस सिस्टम में है उसमें अगर हम बात करेंगे तो अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती है जिसको हम अनटच नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो अपना नर्वस सिस्टम है उसको अगर हम ब्रेन की बात करें तो द स्कल इनक्लोजेस द ब्रेन एंड ब्रेन कंटेन्स अबाउट 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है ना। तो ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन क्या है, ये एक सेल है ना, जिस ये सेल है, ये मतलब ब्रेन का सेल है ना। तो जो ब्रेन के सेल होते हैं उनको हम टिपिकली न्यूरॉन बोलते हैं। और ये जो न्यूरॉन रहते हैं ना, ये न्यूरॉन ही छोटे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है और यही मिलके हमारा जो ब्रेन है उसको बनाते हैं। और 100 बिलियन न्यूरॉन हमारे ब्रेन पे देखने को मिलते हैं। ये मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मोटा मोटी इन एंड अराउंड देयर आर अबाउट 100 बिलियन। 100 बिलियन मतलब बहुत बड़ा यूनिट होता है, 100 बिलियन, राइट। मतलब क्या होता है कि 100 के बाद में 11 जीरो, अगर हम इसको
देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर, मतलब ना अभी देखने में हमको यहाँ पे छोटा लग रहा है, मतलब बहुत सारे जो है न्यूरोनल सेल्स हमारे ब्रेन पे रहते हैं, राइट। और यही सेल जो है ये हमारे ब्रेन को इतना सुपेरियर बनाते हैं, राइट। और जो हमारा ब्रेन है उस ब्रेन से जो है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं, जिन नर्व्स को हम नर्व्स 1 से लेकर नर्व्स 12 तक आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये जो नर्व्स है इन नर्व्स को हम देखेंगे एग्जाम में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करके रखिए, राइट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में बहुत ही कॉमनली आते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो जो अपने ये नर्व्स है 12 पेयर, पहले तो इनको हम एक आसान तरीके से क्लासिफाई करते हैं, रोमन नंबर पे 1 से लेकर 12 तक इनको नंबर कर देते हैं। और फिर इसमें हम देखते हैं इनका नाम क्या है। पहला जो अपना क्रेनियल नर्व है वो ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, ये सेंसरी टाइप का है। ऐसे ऑप्टिक मतलब जो विजन को लेके जाता है, ये भी सेंसरी है। ऑक्यूलोमोटर मतलब जो आई मूवमेंट को देखता है, पुपल कंस्ट्रिक्ट होना है, क्या होना है, ये सारी चीजें हो गई। ऐसे ट्रोक्लियर नर्व आई मूवमेंट को, सुपेरियर और ऑब्लिक मूवमेंट जो रहता है, मसल रहता है, इसको कंट्रोल करता है। फिर आता है ट्राइजेमिनल नर्व्स जो हमारे फेशियल सेंसेशन और च्यूइंग को कंट्रोल करता है। फिर आता है एब्डसेंस नर्व जिसको हम नर्व 6 भी बोलते हैं, ये आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है, लेटरल आई मूवमेंट को। 7th नर्व में आता है फेशियल नर्व जिसको फेशियल एक्सप्रेशन और टेस्ट में हेल्प करता है। 8th क्रेनियल नर्व आता है वेस्टिबो कोक्लियर, है ना। वेस्टिबो कोक्लियर मतलब वेस्टिबल एंड कोक्लिया जो है अपने ईयर पे रहते हैं, तो ये हियरिंग एंड बैलेंस के लिए हेल्प करते हैं। 9 में आता है ग्लोसो हाइपोफेरेंजियल, तो ये टेस्ट और स्वॉलोइंग को करते हैं, जनरली ये टंग के साथ कनेक्ट में रहते हैं। ऐसे 10th में आता है वेगस नर्व जो ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ हार्ट, लंग्स एंड जीआईटी, जो अपने इंपोर्टेंट ऑर्गन है ऑटोनोमिक सिस्टम से कंट्रोल होने वाले, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया और अपना जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया। तो सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और जो डाइजेशन है वो वेगस नर्व से कंट्रोल होता है। ऐसे ही जो 11 नर्व है उसको हम बोलते हैं एक्सेसरी नर्व्स, जो अपने नेक मूवमेंट और शोल्डर मूवमेंट को अपने अंडर में रखता है। और ऐसे ही लास्ट में आता है हाइपोग्लोजन नर्व जो जनरली जो अपना टंग है उसके मूवमेंट को कंट्रोल रखता है। होप यहाँ पे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। पहला आता है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डक्शन, फेशियल, वेस्टिबोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल नर्व्स। तो इसको हम एक निमोनिक्स, मेडिकल निमोनिक्स बना सकते हैं ताकि हम इसको अच्छे से याद करें। ओ ओ ओ, राइट, मतलब ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ओ ओ ओ टू टच, टी से ट्रोक्लियर, टी से ट्राइजेमिनल एंड फील वेरी गुड वेलवेट एयर्स, राइट। तो ये क्या आ गया, ओ ओ ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट, मतलब कि जब मैं वेलवेट को छू रहा था मेरे को बहुत अच्छा लगा, राइट। ये जो एक निमोनिक्स है ये इसको एक्सप्लेन करता है। ओ से आता है ऑल्फैक्टरी, ओ से आता है ऑप्टिक, ओ से आता है ऑक्यूलोमोटर, टी से आता है ट्रोक्लियर, टी से आता है ट्राइजेमिनल, ए से आता है एब्डक्शन, एफ से आता है फेशियल, बी से आता है वेस्टिबोकोक्लियर, जी से आता है ग्लोसोफेरेंजियल, बी से आता है वेगस, ए से आता है एक्सेसरी एंड एच से आता है हाइपोग्लोसियल। तो ये जो निमोनिक्स है इसको हम एग्जाम में अच्छे से याद कर सकते हैं ताकि आगे का क्रेनियल 1 नर्व जो है वो क्रेनियल 1 ही रहे, एग्जाम में जो है क्रेनियल 5 ना हो जाए। होप यहाँ पर समझ में आ गया, राइट। यही जो फॉर्मूला है इसको लगा कि मैंने भी अपने टाइम पे इसको आराम से याद कर लिया था। तो होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा और इसको शायद याद करने में इतनी कोई दिक्कत भी ना रहे, और इसको हमको याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ऐसे ही क्रेनियल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रेन। इसको हम क्यों क्रेनियल नर्व बोलते हैं, क्योंकि जनरली ये ब्रेन से ही ओरिजिन होते हैं और डायरेक्टली हमारे जो सेंस ऑर्गन से और जो बाकी के नॉन सेंसरी जो नर्व्स है वो जो है वो क्या बोलते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके कनेक्ट होके अपना काम करते हैं, राइट। ऐसे ही आप देखेंगे कि नर्व्स क्या है, हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, न्यूरॉन तो एक पर्टिकुलर सेल हो गया अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ये तो हमको समझ में आ गया। तो जो ये नर्व है ये नर्व क्या है, सो दीज नर्व्स आर बंडल ऑफ एक्सोन्स, है ना, प्लस एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू, और इसको बांध के रखने वाले जो कनेक्टिव टिश्यू है एंड ब्लड वेसल्स, उसमें जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो इस सब का जो एक बंडल रहता है उस बंडल को हम क्या बोलते हैं, नर्व। मतलब ये नर्व बोले तो एक ऐसा यूनिट है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, अलॉन्ग विद दैट उसको बाइंड करने वाली कनेक्टिव टिश्यू और उसको ब्लड सप्लाई भी मिल रहा है। तो इसको जो होल एक लमसम यूनिट रहता है उसको हम बोलते हैं नर्व। इट लाइज आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो नर्व क्या है, ये एक फाइबर जैसा है, एक हम तार जैसा समझ सकते हैं जो ब्रेन को जोड़ने का काम कर रहा है। जो एक वायर है, अगर हम इलेक्ट्रिक वायर लेते हैं तो होल वायर है उसको हम नर्व बोलते हैं, उसके अंदर पे जो प्लस चार्ज माइनस चार्ज छोटे छोटे जाते हैं उसको हम न्यूरॉन बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से समझेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इट फॉलो अ डिफाइंड पाथ एंड सर्व अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द
बॉडी, मतलब ये एक इसका एक पर्टिकुलर पाथ है और पर्टिकुलर एक ऑर्गन को जाके कनेक्ट होता है और उसको ही काम कराता है। तो इसका एक अपना स्पेसिफिक पाथ है और स्पेसिफिक रीजन को जाके अपना ये काम करता है। राइट, होप यहाँ तक आपको चीजें आराम से समझ में आ गई होंगी। तो हम कुछ बातें आज हम ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। राइट, जहाँ पे आज के क्लास में हमने क्या देखा कि अगर हम सीएनएस नर्वस सिस्टम को डिवाइड करना चाहें तो उसको हम स्ट्रक्चरल दो में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम फंक्शनल डिवीजन करना चाहें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब वॉलेंटियर जो हमारे कंट्रोल में है और ऑटोनोमस जो हमारे कंट्रोल पे नहीं है वहां पे डिवाइड कर सकते हैं। जो ऑटोनोमस है उनमें बेसिकली 3 सब क्लासिफिकेशन हमने देखे, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंट्रिक नर्वस सिस्टम। हाउएवर एंट्रिक के बारे में लोग इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते मगर वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही हमने जो न्यूरल सिस्टम में अगर हमने बात करी तो जो क्रेनियल नर्व्स की हमने बात करी वो हमने 12 क्रेनियल नर्व्स का नाम देखा और उसको याद करने की निमोनिक्स भी आज के क्लास में देखी। और हमने देखा कि नर्व्स का कंसेप्ट क्या है, नर्व क्या है, न्यूरॉन प्लस कनेक्टिव टिश्यू प्लस जो उसको होने वाली ब्लड सप्लाई है लोकल, तो उसको हम एक लमसम टर्म यूज करते हैं जिसको हम नर्व बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा क्लास। तो होप यहाँ पे ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे चीजें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको चीजें अच्छे नहीं लगी है, कहीं पे कंफ्यूजन है, कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। राइट, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपके कोई दोस्त हैं जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किसी भी एंगल से पढ़ रहे हैं तो आप उनके साथ भी ये वीडियो, ये चैनल शेयर कर सकते हो। और इसके जो नोट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। राइट, सून आई एम गोइंग टू रिलीज द नोट। So thank you for listening to today's class. Right. See you in the another class with the further information. Thank you.